हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल स्टॉक के बारे में। मैंने ऑलरेडी कुछ महीने पहले ही सीडीएसएल स्टॉक का वीडियो बनाया था। तो मैंने जब वीडियो बनाया था तब ये 993 के लेवल पे था और यहाँ से अगर हम हाल का लेवल देखें तो ये लगभग 13% ऊपर है। यहाँ से ये जो हाई बनाया था वो 26% का बनाया था और उस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि 30% का पोटेंशियल गेन है। तो वो हमारा टारगेट निकल के आ रहा था कि यहाँ से ये रिवर्स करेगा और यहाँ पे मे भी पैटर्न बना सकते हो। यहाँ पे हाल में एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे ऑलरेडी हमने उस वीडियो में बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी आपको कन्विक्शन आए और अच्छी तरह से बिजनेस समझ में आ जाए, इसलिए फिर से हम एक बार जल्दी से बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस में बात आती है कि कंपनी रेवेन्यू जनरेट कहाँ से करती है। उसके बाद कंपनी के पास एक बहुत ही अच्छा मोट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इन फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू काफी डिफरेंट अलग अलग तरीकों से आ रहा है। अगर आपका डीमेट अकाउंट किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ है तो वहां पे 90% प्रोबेबिलिटी है। तो आपका जो डीपी अकाउंट है तो वो सीडीएसएल के साथ होगा, जहां पे आपके शेयर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप वहां पे अकाउंट ओपन करते हैं तो सीडीएसएल को एक छोटा सा फीस मिलता है। साथ में जब भी आप शेयर को बाय या सेल करते हैं तो वहां पर भी सीडीएसएल को एक छोटा सा फीस मिलता है। और जब भी कोई आईपीओ आता है या फिर कोई कॉर्पोरेट इवेंट आती है तो ये सारा जो भी चार्जेस है वो कहीं ना कहीं सीडीएसएल को मिलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन डेटा चार्ज, ट्रांजेक्शन चार्ज, एनुअल इश्यूर चार्ज, अदर चार्ज, ई वोटिंग चार्ज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चार्ज, तो इस तरह के काफी अलग तरह के चार्जेस रहते हैं जिसका डायरेक्टली बेनिफिट होता है सीडीएसएल को। तो यहाँ पे कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में सारे चार्जेस दिए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनुअल इश्यूर चार्ज है प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज है ये मेन डोमिनेटिंग पार्ट है और उसके बाद है लाइन डाटा चार्ज और अदर चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि 2022 में ये जो चार्जेस थे वो 19,000 लाख में थे और जो थोड़े से डिक्रीज होकर 15,800 लाख हो गए। तो यहाँ पे डिक्रीज होने के पीछे का रीजन ये है कि कोविड की वजह से 21-22 में एक बहुत ही अच्छा बुल रन चल रहा था, तो काफी सारे लोग वहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे थे, आईपीओ आ रहा था और वहाँ पे हलचल थी, तो इसलिए यहाँ पे ये जो चार्जेस है वो ज्यादा थे। लेकिन 2022-23 में थोड़ा सा मार्केट के अंदर स्लगिशनेस आया और जो भी हलचल थी और बाय एंड सेल होने की जो एक्टिविटीज थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी, आईपीओ भी आने कम हो गए थे, तो इसीलिए यहाँ पे चार्जेस थोड़े से कम मिले। अभी फिर से 23-24 में मार्केट के अंदर हलचल दिख रही है और एक बुल रन भी चल रहा है, तो यहाँ पे ये जो चार्जेस है ये इसको भी एक्सीड करके 24,000 लाख के आसपास रहने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि सबसे पहले तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो इस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो भी श्योर शॉट ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं शेयर प्राइस की, तो शेयर प्राइस कहीं ना कहीं प्रॉफिट को फॉलो करता है और यहाँ पे हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि उसका शेयर प्राइस भी ऊपर जा सकता है। अगर हम फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करें तो इंडिया के अंदर हाल में 11 करोड़ डीमेट अकाउंट है जो बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुए हैं। आप यहाँ पे ग्राफ में भी देख सकते हैं 2022 के बाद ये है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। अगर हम कोरोना के पहले के भी डेटा लेते हैं तो वहां से तो ये जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से हुआ था। मतलब मार्केट के अंदर एक बहुत ही हलचल आई और लोगों को अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आ रही थी और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा बेटर रिटर्न मिले, उस तरह के ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली जितने भी जो ऑप्शंस थे उसमें सबसे बेटर ऑप्शन स्टॉक मार्केट ही है, जहां पे हमें 15% का रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जैसे ही लोगों को पता चलने लगा है तो धीरे धीरे वो स्टॉक मार्केट के और डाइवर्सिफाई हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वार्टरली अकाउंट ओपनिंग के रेट था 3.4 मिलियन थे, वो भी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन ये एक रेंज में रहता है। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर थोड़ा सा स्पाइक आया था वो ड्यू टू कोविड आया था और वहाँ पे वी शेप रिकवरी आई थी मार्केट के अंदर और काफी सारे लोगों ने इस लेवल पे बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया था। उसी लोगों को देख के दूसरे लोग भी अट्रैक्ट हुए और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डीमेट अकाउंट ओपन होने लगे। अभी इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो ऐसे ही चलने वाली है नेक्स्ट 10 to 15 ईयर और हाल में जो 3 to 4% लोग ही स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो परसेंटेज बढ़ के 15-20% हो सकते हैं नेक्स्ट 10 to 15 ईयर में। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो इस कंपनी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ओनली स्विंग अपॉर्चुनिटी की। अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल 8.3 करोड़ इन्वेस्टर्स के अकाउंट है सीडीएसएल में। अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 73% मार्केट शेयर है, तो मतलब कि ये अपने सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनी है और उसका दूसरा कॉम्पिटिशन ओनली एनएसडीएल के साथ है। तो यहाँ पे ये प्योरली डिओपोली कंपनी है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोनोपोली स्टॉक है। तो यहाँ पे बिजनेस के ऊपर तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा थ्रेट रह सकता है कि यहाँ पे सेबी और गवर्नमेंट के रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी आए जिसकी वजह से इसका रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो सके। ठीक है, तो ये ओनली थ्रेट है, अदरवाइज इस कंपनी का जो भी बिजनेस मॉडल है और जिस तरह से बिजनेस है वो पूरा पॉजिटिव है। अगर हम नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट की भी बात करें
तो आप 2019 में देख सकते हैं कि NSDL एंड CDSL दोनों लगभग सेम लेवल पे थे। और अगर हम 23 की बात करें तो यहाँ पे 8.3 करोड़ हो गए हैं और यहाँ पे CDSL जो है 3.15 करोड़ है। तो जो टोटल 11 पॉइंट समथिंग करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन हुए उसमें से लगभग 73% CDSL के साथ ओपन हुए और बाकी के NSDL के साथ हुए। तो इसका रीजन ये है कि जो जेरोधा फिर अपस्टॉक इस तरह के जो डिस्काउंट ब्रोकर है उसमें ज्यादातर अकाउंट ओपन हुए हैं और वो सब में आपका जो डीमेट अकाउंट है या फिर DP है वो DP मेंटेन होता है CDSL में, और बाकी जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो जनरली अपना अकाउंट ओपन करते हैं NSDL के साथ। तो यहाँ पे बिजनेस में तो हमें सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है और चार्ट पर भी यहाँ से तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन अचानक से फिर ये स्टॉक प्राइस यहाँ से नीचे क्यों आने लगी, तो इसका भी रीजन जान लेना जरूरी है। तो यहाँ पे आप एक न्यूज देख सकते हैं, BSE सेल्स 5% स्टेक इन CDSL। तो यहाँ पे जो BSE कंपनी है, BSE इसकी प्रमोटर कंपनी है जिसके पास लगभग 24% स्टेक शेयर होल्डिंग था, उसमें से रेगुलेशन गाइडलाइन के हिसाब से इसको 15% तक लाना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाते हैं। स्क्रीनर में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दिखा रहा, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2019 में 24% शेयर होल्डिंग था जो 20% रह गया बाद में, और अभी हाल में ही BSE ने अपना 5% स्टेक भी सेल कर दिया। तो ये इसकी मिनिमम लिमिट है। अब यहाँ पे इस BSE के पास 15% शेयर होल्डिंग तो रहेगा ही, तो ये जो 5% शेयर सेल किया उसी वजह से यहाँ पे प्राइस में थोड़ा सा प्रेशर आया। एक बार हम इसका फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल में हमें समझ में आता है कि यहाँ पे स्टॉक P 40 का है और बुक वैल्यू 116 का है। तो बुक वैल्यू यहाँ पे मैटर नहीं करती क्योंकि इसकी एसेट बहुत ही कम होगी और कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो इंटेंजिबल टाइप की है। और अगर हम ROC ROE की बात करें तो 30 और 23% है जो बहुत ही अच्छा है, और कंपनी यहाँ पे बिल्कुल ही डेट फ्री कंपनी है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट एवर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इससे पहले यहाँ पे 152 दिसंबर 21 में जनरेट हुआ था, और अगर बुल रन ऐसे ही चालू रहा तो नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है कि ये जो रेवेन्यू है इससे भी ज्यादा बढ़ के आए। अगर हम पी देखते हैं तो यहाँ पे 41 का पी नजर आ रहा है, लेकिन जब मैंने वीडियो बनाया था तब भी इसका पी लगभग 37 के आसपास, तो यहाँ से कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ और ओनली 40 का ही पी हुआ है। तो ये भी एक रीजनेबल टाइप का ही पी है, क्योंकि अगर आप 10 साल का इसमें पी रेशियो देखें तो इसका हाईएस्ट पी है वो 75 तक गया है। जिस तरह से यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल है तो ये पी है वो रीजनेबल है। अगर हम यहाँ पे पेग रेशियो देखें तो ये जनरली 1 से नीचे अगर है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हायर साइड नजर आ रहा है 1.89, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्टेबल रेंज में है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज ये ठीक ठाक है, और यहाँ पे हमें तो स्विंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो एक बार हम टेक्निकल चार्ट पे चले जाते हैं। तो यहाँ से ऑलरेडी हमें 13% का गेन मिल चुका है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 15% का गेन है, तो यहाँ से अभी फर्दर नीचे ना आए उसकी क्या गारंटी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये जो प्राइस एक्शन बनी है यहाँ से बहुत ही नीचे के लेवल पे गया और इंट्राडे में ये वापस ऊपर ले लिया गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा और जितना भी यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल था वो एक्यूमुलेट किया गया है। तो इस लेवल से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। सिमिलरली प्राइस एक्शन यहाँ पर भी हुआ था, आप देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना और ये दो कैंडल में बहुत ही सारा स्टॉक कर लिया गया। और यहाँ पर भी एक इसी तरह का प्राइस एक्शन बना था कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ और बहुत ही ज्यादा नीचे ले गए, और ये जो लेवल है इसको विदाउट कट किए बिना ही यहाँ से एक बहुत ही बड़ा स्टेक ले गए और फिर यहाँ से एक बहुत ही बड़ी रैली आई। तो ये जो लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उसको कट करके ऊपर गया है। तो यहाँ से अभी फर्दर तो यहाँ से प्राइस का नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल है और यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखें तो रिस्क ओनली एंड ओनली 5 to 10% का है, लेकिन सामने अगर हम रिवॉर्ड देखें तो यहाँ से सीधे सीधा ये ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है जो कि निकल के आता है 1700। तो यहाँ पे अगर हम रिवॉर्ड की बात करें तो रिवॉर्ड आपको मिल सकता है 50% का, और ये जो 50% का रिवॉर्ड है वो भी विद इन 6 month to 1 year में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पूरा एक्यूमुलेशन हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बड़ा वॉल्यूम आया है, इस वॉल्यूम की वजह से यहाँ पे जितने भी बड़े इन्वेस्टर ट्रैप हुए हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस को इसके ऊपर तो लेके जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो ओनली एंड ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ से किस तरह से प्राइस एक्शन मूव हो सकती है और किस तरह से कंपनी का बिजनेस है जिसकी साइक्लिसिटी का हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज आप ध्यान में रखिए और आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड कीजिए या फिर पोजीशन लीजिए, लेकिन आप यहाँ पे लर्निंग ले सकते हैं कि किस तरह से कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं और किस तरह से हम लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।